हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दी एजुकेशन फैकल्टी पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी को आगे बढ़ाया जाएगा और बात किया जाएगा कि जो एनसीईआरटी का जो 12th की पुस्तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं उसके जो दूसरा अध्याय है उसके बारे में, यानी कि राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की घटनाओं को हम लोग देख रहे हैं। ठीक, ये आप लोगों का लगभग में चौथा क्लास होगा इस चैप्टर का। तो हम लोग एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि वो आप लोगों को एकदम पूरी तरह से विधिवत तरीके से समझ में आए। ठीक है, कि अगर आप लोग कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की तो वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा एक ब्रॉड लेवल में समझ में आए कि अगर आप एक लाइन पढ़ रहे हैं तो आगे की घटनाओं के 10 चीज़ें जो हैं, 10 क्रम जो हैं वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग एक एनसीईआरटी को डेवलपमेंट के रूप में देख रहे हैं कि भारत में किस प्रकार से चीज़ों का विकास हुआ था। ठीक है, तो हम सिर्फ उसको लेकर चल रहे हैं, सामाजिक चीज़ें, राजनीतिक, आर्थिक और जितनी भी इतिहास की चीज़ें हैं जो इस प्रकार से विकास हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और पिछले कक्षाओं में आप देखेंगे कि हमने आप लोगों को पूरा पाषाण काल से पूरे एकदम आप देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक की हर एक घटना को एकदम विधिवत तरीके से विस्तार से समझाया है। आप लोग बस वहाँ पर पढ़िए, सोचिए, समझने का प्रयास कीजिए हर एक चीज़। और आप एनसीईआरटी का एक मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों का जो बेसिक नॉलेज है, जो आप लोगों का प्रारंभिक ज्ञान है, उसको विकास कर सके। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे जब आप, तो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप किताब नहीं पढ़ रहे हैं, वो एनसीईआरटी जो है आप लोगों को पढ़ा रही है। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी को इस तरह से देखिए कि आप एनसीईआरटी को सिर्फ नॉलेज की तरह से देखिए कि हम इसको पढ़ेंगे तो हमारा एक बेसिक नॉलेज क्लियर होगा कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई थी और किस प्रकार से चीज़ें विकास हुआ है। ठीक है, हमने आप लोगों को पिछले ही क्लासेज में बताया है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसका ग्राफ आगे बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ों का जो ग्राफ है नीचे गिरता है। जैसे सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, उनका जो ग्राफ है वो आप लोगों को धीरे धीरे नीचे भी गिरेगा, ऊपर भी उठेगा। ठीक है, लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था का जो ग्राफ है अब देखेंगे कि प्राचीन काल से लेकर पूरा आधुनिक भारत तक का, और अंग्रेज़ों के काल के अगर हम छोड़ दें तो मान चले कि मध्यकालीन भारत तक, तो पूरा वो ग्राफ जो है वो उठता हुआ दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि एनसीईआरटी क्या कहती है। ठीक है, तो आप लोग ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ रहे हैं, मानविकी के विषय पढ़ रहे हैं, तो आप लोग इसको एकदम न्यूट्रल रखकर सोचिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि भारत में जो शासक वर्ग हैं किस प्रकार से शासन किया। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो दैविक राजा की बात की जा रही थी और फिर समाज में जिस प्रकार से धर्म का विकास हुआ, और फिर उसके बाद आप जब देखेंगे कि जो चीज़ें देखने को मिल रही थी हम लोगों को वहाँ पर कि राजधर्म के जो नवीन सिद्धांत हैं, फिर दक्षिण का राजा हम लोगों ने देखा, दक्षिण के सरदार और सरदारी के बारे में हम लोगों ने जाना, और फिर जो रिलीजन का विकास हुआ, किस प्रकार से देवी देवता का कॉन्सेप्ट भारत में बना, वो सारी चीज़ हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। ठीक, तो आप लोग एनसीईआरटी को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें भारत में विकास की गई थी। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो चैप्टर है आप देखेंगे कि बदलता हुआ देहात। ठीक, पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, हम लोग एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, हम लोग इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोगों की कक्षा 12 की पुस्तक है, भारतीय इतिहास भाग 1, और जो इसके जो अध्याय है, हम जो किस अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो वो दूसरा अध्याय है। आप देखेंगे कि ये अध्याय है राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की। ठीक, तो इन सभी चीज़ों को अगर आज हम लोग बात करेंगे, और हम लोगों ने 2 क्लास बात कर लिए, 3 क्लास, आज चौथा क्लास आप लोगों का लगभग में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से चीज़ें घटित हुई हैं, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और आप इस तरह से पढ़िए कि ज्ञान जो है आप सिर्फ उसको एक सरकारी नौकरी की तरह मत लीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा किसी समाज के निर्माण में, किसी परिवार के निर्माण में। जब अब तक आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप लोग मान के चलिए कि जो चीज़ें समाज में घटी वही रूढ़िवादी परंपरा को लेकर आप लोग चलेंगे। ठीक है, तो उनसे बचिए। जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो जो जिससे समाज को हानि हो रही है, परिवार को हानि हो रही है, किसी व्यक्ति को हानि हो रही है, उन सारी परंपराओं को उखाड़ कर फेंकिए और एक सभ्य समाज का निर्माण करिए। ठीक है, आजकल
आजकल आप देखेंगे कि लोग जिस प्रकार से लोगों की बातें हैं, आप इस तरह से सोच के देखिए कि बहुत बड़े-बड़े पदों पे रहने वाले व्यक्ति भी वो इस प्रकार से बात करेंगे कि जैसे लगेगा कि एकदम गाँव का जो एकदम उस तरह से व्यक्ति है कि जो निकृष्ट सोच वाला व्यक्ति है, उस प्रकार से बात करते हैं लोग। ठीक है? तो वहाँ पर आप जो देखेंगे कि जो नॉलेज है, ठीक है? जो शिक्षा का स्तर है, तो वहाँ पर वो शिक्षा का स्तर विकसित नहीं कर पाता है जिस प्रकार से जो लोग ऊँचे-ऊँचे पदों पर पहुँच जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आईएएस, पीसीएस को अगर हटा दें वहाँ से, जिसको साहित्य की नॉलेज नहीं है, जिसको समाज का नॉलेज नहीं है, वो किस प्रकार से बातें करते हैं। आप देखेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि आप कितना भी पढ़ लिख लें, कितना भी बड़े पद पर हों, लेकिन आप लोगों के अंदर एक सभ्यता होनी चाहिए। किसी से किस प्रकार से बात करनी चाहिए, किसके बारे में किस प्रकार की सोच रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं आप लोगों में विकास होनी चाहिए। नहीं तो अन्यथा आप लोगों का जो मनुष्य की जो प्रजाति है, उस मनुष्य के प्रजाति में आप लोगों को रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप किसी मनुष्य के बारे में गलत विचार रखते हैं, उसके बदले में ईर्ष्या की भावना रखते हैं या उसके विरुद्ध अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस तरह से सोच के देखिए कि क्या वो चीज़ें उसके लिए हानि है या आप लोगों के लिए हानि है। ठीक है? वो चीज़ें आपके लिए हानि है, ना कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके लिए हानि है। ठीक? तो वहाँ पर आपका रेपुटेशन डाउन होगा, आपका क्रेडिट डाउन होगा। वहाँ पर जो चीज़ें जिसका हनन होगा, वो आप लोगों का चरित्र का हनन होगा, अन्यथा ना कि आपके किसी और का। ठीक है? तो इस प्रकार से सोच कर देखिए, पढ़ाई का मतलब एक अच्छा इंसान और सभ्य इंसान बनने का होता है, ना कि आप एक वेल जॉब वाले बने। यानी कि हम आईएएस अधिकारी बन जाएँ, लेकिन हमारी जो बोलने की भाषा है, वही गाँव के जो एकदम निकृष्ट लोगों की तरह सोच रहे और इस तरह से बोले हम, तो फिर हमको आईएएस अधिकारी बनने का क्या मतलब है। ठीक? पद आप लोगों को जो मान के चलिए कोई गवर्नमेंट पद है, तो आप लोगों के वो चरित्र का दर्शाता है, आप लोगों के नॉलेज को दर्शाता है कि आप उसके लायक हैं। नहीं तो फिर क्या मतलब है कि हम बन जाएँ और आईएएस अधिकारी बन जाएँ, फिर बोल ही रहे हैं कि उसी तरह से। ठीक है? तो अपशब्दों का तो उस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए कि हम किसके प्रति किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है? तो चलिए हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी के इस वाले अध्याय पर और देखते हैं कि किस प्रकार से समाज में विकास हुआ था। ठीक है? चलिए हम पहले हेडिंग लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उस पर बात किया जाएगा एक-एक करके। ठीक है? तो आप लोगों का जो अगली हेडिंग है इस अध्याय का, वो है बदलता हुआ देहात। ठीक है? हमने कल बताया कि दक्षिण के बारे में कि वो किस प्रकार से विकास हुआ था। बदलता हुआ देहात। ठीक है? यहाँ पर देहात का अर्थ वहाँ से ले लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र जो है भारत का, वहाँ से प्राचीन काल का ग्रामीण क्षेत्र है, वो किस प्रकार से बदल रहा है। ठीक है? और इसमें की जो सब हेडिंग है, आप देखेंगे कि जो उप हेडिंग है, वो है आपकी पहली जो हेडिंग है, पहली है जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि। ठीक? पहला हेडिंग आप लोगों की हो गई पहली। ठीक है? सब हेडिंग है ये। और दूसरी जो है आप देखेंगे, दूसरी जो है उपज बढ़ाने के तरीके। ठीक है? अभी हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं कि जो चीज़ें घटित हुई थी, जो एनसीईआरटी के हेडिंग्स होते हैं, उप हेडिंग होते हैं, सब हेडिंग होते हैं, उनके पढ़ने का जो मतलब क्या होता है, किस तरीके से होता है। ठीक है? तो आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है? आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, वो आप लोगों को समाज से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, इसीलिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है? उन सभी चीज़ों में आप लोग सोसाइटी ही पढ़ते हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, चाहे पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, उसमें भी सोसाइटी आप पढ़ेंगे, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स का अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था कहाँ पर होगा, समाज में ही तो होगा। अगर साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो वो भी तो हम मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जो मनुष्य का जो मानसिक विकास उसके बारे में पढ़ रहे हैं। सोशोलॉजी पढ़ेंगे, समाजशास्त्र, उसमें भी समाज है। तो हर एक ह्यूमैनिटीज़ के एक सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का जो कनेक्शन है, वो एक दूसरे से होता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ समाज के बारे में ही बात किया जाता है। ठीक है? तो इसीलिए जो मानविकी के विषय है, ह्यूमैनिटीज़ के विषय हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड पाई जाती हैं। ठीक? और इसकी जो अगली हेडिंग है, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। ठीक है? ग्रामीण
समाज में विभिन्नताएं। ठीक है, इस प्रकार से सोच कर देखिए कि क्या ये बदलता हुआ देहात में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ठीक, यहाँ पर हम आप लोगों को एक कोर्स पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं इतिहास कैसे पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो इतिहास कैसे पढ़ा जाना चाहिए, एनसीईआरटी आप लोगों को कैसे बताती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी फैक्ट आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट की तरह से हर एक चीज़ मिलेगा। और जो इसकी अगली हेडिंग है, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पूरी हेडिंग के बारे में बात करेंगे। आगे की जो क्लासेज होंगी, 1-2 क्लास अभी इस पर और आएगा, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण, नए संभ्रांत ग्रामीण। ठीक, इन 4 हेडिंग्स पर हम लोग आज बात करेंगे कि इन चारों हेडिंग्स की जो व्याख्या है, देखिए हम किस प्रकार से आप लोगों को समझाएंगे, किस प्रकार से कर रहे हैं, एनसीईआरटी को लेकर कर रहे हैं, एनसीईआरटी के थ्रू ही हम लोग बात करेंगे। तो इन 4 हेडिंग्स पर हम लोग बात करेंगे और देखा जाएगा कि किस प्रकार से समाज परिवर्तन हुआ था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ करिए कि जो लोग नए हैं चैनल पर, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग पुराने हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बदलता हुआ देहात। ठीक है, और जो ये इसमें जो सब हेडिंग है, जनता में राजा की छवि, उपज बढ़ाने के तरीके, ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं, भूमिदान और नए संभ्रांत। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस पुस्तक को आप लोग रख लीजिए अपने सामने और वहाँ पर पढ़ते रहिए और देखते रहिए किस प्रकार से समाज बदलता है। ठीक है, तो हमने पहली कक्षा में कहा था, पहले ही क्लास में कहा था कि हम लोग सिर्फ ये पैराग्राफ, ये जो बॉक्स है, इसको पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा और इसको पढ़ा जाएगा, और जो व्याख्या किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो ये हेडिंग्स के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंग्स में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर नहीं समझ में आएगा हम उसको एक को रिलेट करके प्राचीन काल से एकदम पिछली जो घटना है उसको रिलेट करके हम आप लोगों को बताते चलेंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड लेवल में समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसमें एक हम आपको पहले ग्राफ, ये पहला चीज़ पढ़ा रहे हैं कि ये वाली जो चीज़ है, स्रोत 5 लिखा हुआ है, गुजरात की सुदर्शन झील का निर्माण की बात की गई है इसमें। ठीक है, इसको, इस वाले बॉक्स को आप पढ़िए, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें सुदर्शन झील का निर्माण किया गया है, बताया गया। ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और रुद्रदामन कौन है, ये शकों की एक शाखा है, कार्दमक शाखा। ठीक है, किसकी शाखा है, शकों की एक शाखा है, शकों की शाखा, कार्दमक शाखा। ठीक है, कौन सी शाखा है, कार्दमक। ठीक है, कार्दमक शाखा। इसी शाखा का जो रुद्रदामन है शासक था। और जूनागढ़ जो अभिलेख मिला है रुद्रदामन का गिरनार पर्वत पर, तो वो अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि जो भारत में ये पहला अभिलेख है जो संस्कृत में मिला था। ठीक है, किस में मिला था, संस्कृत में। यह जो मिला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, वो संस्कृत में है, और ये भारत का पहला अभिलेख है जो संस्कृत में है। ठीक, ये सोचने वाली बात है कि जो शक हैं, ये आप लोगों के हिंद यवन शासक कहलाते हैं, यानी कि विदेशी शासक हैं। और जब विदेशी शासक हैं तो आप देखेंगे कि विदेशी शासक की महत्ता इसी में है कि इसका एक शासक जो राजा है, जो कार्दमक वंश का जो राजा है, आप देखेंगे कि रुद्रदामन जो है वो आप लोगों का एक विदेशी आक्रमणकारी था, यहाँ पर शासन किए, और उसका एक अभिलेख मिलता है आपका संस्कृत में। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विदेशी शासक का जो अभिलेख मिला वो संस्कृत में मिला। ठीक है, क्योंकि भारत में किसी का भी अभिलेख अभी तक संस्कृत में नहीं मिला है। अगर 1-2 मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन कोई भी शासक का, भारतीय शासकों की हम बात कर रहे हैं, उनका भी अभिलेख संस्कृत में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस अभिलेख का महत्व ज़्यादा हो जाता है। और इस अभिलेख में बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजदरबारी महामंत्री था पुष्यगुप्त ने गिरनार पर्वत पर, आप देखेंगे कि जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के पास वहाँ पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और इस अभिलेख में मिला है कि आप देखेंगे कि जूनागढ़ में जो
जूनागढ़ का अभिलेख है, उसमें लिखा गया है कि सुदर्शन झील वहाँ पर प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तो फिर वहाँ पर जो शक क्षत्रप है रुद्रदामन जो है उसका उद्धार कराए और फिर वहाँ पर अभिलेखों को उत्कीर्ण कराया। और उसी वहीं पर आप देखेंगे कि उस सुदर्शन झील पर एक गुप्त वंश के शासक का भी उल्लेख है। और वो कौन सा शासक है गुप्त वंश का जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, उद्धार कराया था? उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखें किसको किसको पता है कि किस शासक है जो जो गुप्त वंश का उसने सुदर्शन झील का निर्माण उद्धार कराया था, पुनरुद्धार। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें इसमें कही गई और इसमें लिखा गया, पहले आप लोगों को ये बॉक्स पढ़कर सुना दे रहे हैं कि इस अभिलेख में कहा गया है कि जल द्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था। ठीक है, कौन है वो राज्यपाल? पुष्यगुप्त है। ठीक, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए। ठीक है, तूफान के कारण यानी कि प्राकृतिक आपदा के कारण वहाँ के उसके तटबंध जो है टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्चों से करवाई थी, यानी कि रुद्रदामन ने यहाँ पर झील का मरम्मत कराया और फिर उसको वहाँ पर अपने अभिलेख खुदवाए थे। ठीक है, मरम्मत कराई अपने खर्चों से और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। और इस झील के निर्माण के लिए, पुनरुद्धार के लिए उसने अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया और राजशाही खर्चे से उसका निर्माण कराया था। ठीक है, इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख है लगभग 5वीं सदी का, यानी कि 5वीं शताब्दी का एक अभिलेख है और उसी वहीं पर है जूनागढ़ में, और जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश का एक शासक ने एक बार फिर से इस झील की मरम्मत कराई थी। हमने अभी आप लोगों को बताया कि गुप्त वंश का एक शासक है, उसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया है और आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि वो कौन शासक है। चलिए आप लोगों को 2 ऑप्शन दे देते हैं, आप उन 2 ऑप्शनों में बताइए कि कौन है, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त आप लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय का लड़का है और स्कंदगुप्त जो है वो आपका कुमारगुप्त का लड़का है। ठीक है, इन दोनों में से एक ने हूणों को भी पराजित किया है और वो एक में ने आप देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और आप लोगों को इन दोनों में से बताना है कि किसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर अपने सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो सुदर्शन झील के बारे में इतनी सारी बातें इसमें की गई हैं। हमने आप लोगों को बहुत सारे फैक्ट बता दिया, आप लोग नोट्स डाउन करते चलिए, नोट बनाते चलिए और अपने नोट्स को बेहतरीन तरीके से बनाइए। ठीक है, ये नहीं कि आधी चीज़ें छोड़ दें, आधी चीज़ें उसमें रहने दें, आधी चीज़ें लिखिए, आधी चीज़ें आप सिर्फ यहाँ पर ये मत ध्यान दीजिए कि जो जितना आप लोगों का सिलेबस है उतना ही पढ़ लेंगे तो हम लोगों का जॉब लग जाएगा, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो सिलेबस बनाया जाता है आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आप लोग तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर तैयारी करते हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन अभी तक हो गया होता ना, तो जाहिर सी बात है कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं यानी कि वो कहीं ना कहीं सिलेबस से थोड़ा सा कम ही है। ठीक, तो आप लोग तैयारी करिए तो सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ के तैयारी करिए, नहीं तो फिर आप लोगों को तैयारी करने का कोई वो महत्व नहीं है। ठीक है, या तो फिर आप लोग IAS PCS की तैयारी करिए। अगर आप बात करते हैं बदलता हुआ देहात है जनता में राजा की छवि, इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि जनता में राजा की छवि किस प्रकार से दिखाई गई है। हमने अभी कल बात किया कि दैविक राजा के जो सिद्धांत है, ठीक है, वो किस प्रकार से विकसित हुआ था और फिर उसके बाद जो नवीन राजाओं के सिद्धांत है, दक्षिण भारत की जो चीज़ें देखने को मिली थी तो वो किस प्रकार से था। और अब देखेंगे कि जो भारत में राजवंशों का विकास हुआ और जिस प्रकार से शासकों ने यहाँ पर शासन किया और उन शासकों ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट किया है, वो उन्होंने सामाजिक चीज़ें भी डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक की चीज़ों भी डेवलपमेंट किया, अर्थव्यवस्था की चीज़ें और जो राजनीति की चीज़ें हैं उसका भी डेवलपमेंट करने का प्रयास किया था। लेकिन समाज की चीज़ों को डेवलपमेंट करने का जो प्रयत्न किया उन लोगों ने, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि असफल भी हुए हैं, सफल भी हुए हैं कुछ शासक। ठीक है, तो इस प्रकार से समझ के देखिए कि जो सामाजिक चीज़ें हैं उसका डेवलपमेंट आप राजा नहीं कर पाएंगे। राजा क्या कर सकता है कि वो सिर्फ आप उपदेश दे सकता है और नियम लगा सकता है और जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो राजा कर सकता है। लेकिन जो सामाजिक चीज़ें डेवलपमेंट करने की जो चीज़ें हैं वो समाज के लोगों के द्वारा ही डेवलपमेंट हो सकती हैं, अन्यथा कोई बाहरी व्यक्ति वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो सामाजिक परंपराएं हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, जो मानसिक विकास है समाज का, जिस और समाज एक सभ्य समाज का जो विकास करने की प्रक्रिया है वो
उस समाज के लोग ही कर पाएँगे और वहाँ के जो बाहरी लोग हैं वो कभी भी अन्यथा नहीं कर पाएँगे। ठीक है? ऐसा माना जाता है ना कि आप सोच बदलेंगे तो देश बदलेगा। ठीक है? सोच बदलने से देश नहीं बदलता है। सोच बदलने से खुद आप अपने आप को बदलेंगे, तब जाकर आप किसी और को बदलेंगे, फिर जाकर वहाँ पर देश बदलेगा। ऐसी भ्रांतियाँ अपने दिमाग में मत पालिए कि आप अपनी सोच बदल लेंगे तो देश बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए कि वहाँ पर जिस प्रकार से समाज का विकास हुआ, जनता में राजा की छवि की अगर हम बात करें, तो अगर हम दक्षिण भारत से उत्तर भारत की चीज़ों को बात करें, तो वहाँ पर आप देखिए कि राजा जो है वहाँ पर अपने राज्य जो है उस उनकी प्रजा से वहाँ पर वो कर लेते थे। ठीक है? जब कर लेते थे, टैक्स लेते थे, राजस्व की वसूली करते थे, तो वहाँ पर राजस्व का निर्धारण भी किया जाता था। तो जो राजस्व के कर की वसूली है, राजस्व निर्धारण है, अब जो राजकवि हैं जिसके संरक्षण में, वो लोग तो अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन जो असली चीज़ें समाज में जो व्याप्त हुई, उनका अभी तक कोई भी साक्ष्य, जो प्रमाण है, अभी तक नहीं मिला है कि वहाँ पर जो सामाजिक चीज़ें जो है, राजा का जो बिहेवियर है प्रजा के प्रति, या प्रजा का जो बिहेवियर है राजा के प्रति, व्यवहार है राजा के प्रति, वो अभी तक भी आप देखेंगे कि वहाँ पर अनसुलझे पहलू की तरह हैं। ठीक है? क्योंकि जो राजा के राजकवि हैं, जो मान के चलिए कि जो राजाओं का संरक्षण में कवि हैं, वो लोग राजाओं की बड़ाइयों में अपने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया था। लेकिन जो जो परंपराएं चली वहाँ पर देखेंगे कि जो स्मृति ग्रंथों की रचना की गई, फिर जो जातक ग्रंथ हैं, जातक कथाएँ हैं, और आप देखेंगे कि जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, फिर हितोपदेश की कहानियाँ हैं, और जिस प्रकार से जो लोग स्वतंत्र होकर एक रचनाओं की किया, जिसमें बहुत सारी रचनाएँ आप देखेंगे कि मुद्रा राक्षस है, वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी रचनाएँ हैं, उनका नाम बहुत सारे हैं, थोड़ा-सा वो चीज़ें बताने में वो हो रहा है कि मान के चलिए कि अब जो राजाओं से स्वतंत्र होकर, जो राज दरबार से स्वतंत्र होकर उन्होंने अपनी रचनाओं को किया, तो वो लोग कहीं आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत जो है समाज के बारे में जानकारी देने में सफल हुए। ठीक? लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी मिलती है कि उस प्रकार में वहाँ पर देखेंगे कि राजाओं का उल्लेख कैसे किया गया था। आप जो नंद वंश के शासक हैं उनके बारे में देखिए कि उनके बारे में कवियों ने किस प्रकार से लिखा है कि वो एक अनार्य जाति है, फिर उसके बाद वो समाज में निकृष्ट हैं, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो शूद्र जातियों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि एक राजा राज्य में शासन कर रहा है, तो उसके बारे में ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं, और वहाँ पर वो देखेंगे कि वो अत्याचारी हैं, क्रूर हैं, तो उनके बारे में जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, तो अब कहीं न कहीं उनके द्वारा समाज में इस प्रकार से चीज़ें की गई होंगी, या फिर उच्च वर्गों को ये खटक गया होगा, या उच्च वर्गों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये कहाँ से एकदम निकृष्ट और शूद्र जातियों से आकर राजा बन गए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वहाँ पर जो लिखी गई, तो ऐसा अनुमान लगा जाता है कि जो नंद वंश है, उनकी जो भयावह स्थिति समाज में बनाई गई थी उनके द्वारा, वो कहीं न कहीं व्याख्या किया जाता है ये जो लेखकों के द्वारा। ठीक है? तो वो भी जो साक्ष्य है, वो भी आपके पुख्ता साक्ष्य नहीं है कि इस प्रकार से चीज़ें हुई थी। क्योंकि कोई भी राजा अगर है, मान चलिए कि किसी के लिए बुरा भी हो सकता है, किसी के लिए भी अच्छा भी हो सकता है। ठीक है? तो जो अच्छी चीज़ें, जिसके लिए अच्छा है वो अच्छी चीज़ें लिखेगा, जिसके लिए बुरा है वो राजाओं के बुरे के बारे में लिखेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो बदलता हुआ देहात है, उसी के बारे में बता रहा है कि राजा की जो समाज में छवि थी वो किस प्रकार से थी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों को लिया गया है, पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाओं को लिया गया है। ठीक? इसमें हम एक कहानी आप लोगों को सुना रहे हैं, आप लोग उससे आप लोग देखिए कि किस प्रकार से राजा की छवि वहाँ पर बनी थी। ये आप लोगों की से बीच में जो ये कहानी है, यहाँ से यहाँ तक लेकर, तो यहाँ पर एक कहा गया है कि गंधतिंदु, ठीक है, गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती थी। ठीक है? तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि कुछ राजा जो है स्वतंत्र रूप से थे, छोटे मोटे किसान हो गए, जो कबीले में रहते थे, जो शासक वर्ग वहाँ पर बन गए, कबीलों के जो सरदार होते थे, वो भी एक प्रकार से राजा का ही तो रूप स्वरूप होते थे। राजा का आप प्राचीन काल में किस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है? राजा तो वही होता है ना कि जिसका किसी पर नियंत्रण हो, किसी समुदाय पर, किसी समाज पर, किसी राज्य पर नियंत्रण हो, वही तो राजा कहलाया। ठीक है? तो यहाँ पर वही चीज़ बताया गया है कि गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार उससे दुखी रहती थी।
ठीक है? तो वहाँ पर एक राजा है जो अपने प्रजा के प्रति एकदम अत्याचारी है, क्रूर है, इस प्रकार से बातें की जा रही है। दुखी रतीत है। इन लोगों में वृद्ध महिलाएँ हैं, पुरुष है, किसान है, पशुपालक है, ग्रामीण बालक है और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। यहाँ तक कि जानवर भी उससे परेशान हैं। ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें देखिए, सोचिए कि कहानियों में बताया गया है। और जातक ग्रंथों का जो संबंध है, और देखेंगे कि जातक ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए थे। ठीक है? और जातक ग्रंथों का जो संबंध है माता बुद्ध से है। ठीक है? और महात्मा बुद्ध की जो कहानियाँ देखने को मिल रही हैं, आप वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि महात्मा बुद्ध जो हैं एक ईश्वरवाद पर विचार, उन्होंने ईश्वर की एक सत्ता का खंडन तो किया है लेकिन नकारा नहीं है। कोई भी धर्म आप पढ़ेंगे कि चाहे बौद्ध देखिए, चाहे जैन धर्म देखिए। ठीक है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने यहाँ पर ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं है, ईश्वर की सत्ता का खंडन किया है। ठीक है? नकारना और खंडन करना अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है? नकारना का मतलब ये होता है कि हम उसको मानते ही नहीं हैं। ठीक है? वो है ही नहीं। और खंडन करने का मतलब ये होता है कि हम मानते भी हैं लेकिन उसको इस स्वरूप में नहीं मानते हैं। उसका अगर ये स्वरूप है तो इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं, अगर उसका ये स्वरूप है तो समाज में इतनी बुराइयां क्यों हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें बौद्ध धर्म, जैन धर्मों में लेकर चली थीं। ठीक है? तो उन लोगों ने वहाँ पर ईश्वर की सत्ता को नकारा नहीं, खंडन किया है। और वही चीज़ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जातक कथाएं जो हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं। और उस समय जो महात्मा बुद्ध की चीज़ें अब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। ठीक है? तो जब महात्मा बुद्ध वहाँ पर जब वहाँ पर हुए, जब प्रसिद्ध हुए उस समाज में, राज्य में, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने राजा की सत्ता को ही वहाँ पर राजा की सत्ता को ही वहाँ पर खंडन करने का प्रयत्न किया था। ठीक है? तो राजा का सत्ता के जब आप खंडन करेंगे तो जो उनके एवज में कहानियाँ लिखी जाएंगी तो इसी प्रकार से कहानियाँ आप लोगों को मिलेंगी। यही पैराग्राफ वाली जो कहानियाँ हैं उसी प्रकार से देखने को मिलेंगी। तो वही चीज़ आप देखिए कि जो जातक कथा गंधतिंदु है उसमें बताया गया कि एक कुटिल राजा है और उससे जो उसकी प्रजा है बहुत ही परेशान है। और उसमें कौन कौन है? वृद्ध महिलाएं हैं। ठीक है? यानी कि बूढ़ी महिलाएं हैं, यानी कि वहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ भी होंगी, फिर जो शादी से विवाहित महिलाएं भी होंगी। तो इस प्रकार से चीज़ें आप लोग सोच कर देखिए। तो वृद्ध महिलाएं, पुरुष भी हैं, पुरुष में आप जानते हैं कि लड़के, बच्चे, बड़े बूढ़े सब आ जाएंगे। ठीक है? किसान हैं, पशुपालक हैं, ग्रामीण बालक हैं और यहाँ तक कि जानवर भी, यानी कि उसके राज्य में जानवर भी परेशान है उससे। ठीक, इस प्रकार की बातें देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद देखिए, जब राजा अपनी पहचान बदल कर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और एक दिन राजा क्या किया कि वो अपने भेष बदल कर वो प्रजा के बीच में गया। तो क्या सोचते हैं, तो उसने एक एक करके सबने अपने दुखों को राजा को भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि राज्य में रात में डकैत उन पर हमला करते हैं, तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचिए कि देखिए कि जातक कथाओं में किस प्रकार से वर्णन मिलता है राजाओं के बारे में। हमने अभी जातक कथाओं की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को बताया कि जातक कथाएं किस प्रकार से लिखी गई, किससे संबंधित हैं। तो इस पर आप लोग सोच कर देखिए कि अगर जातक कथाएं इन सब चीज़ों से, सामाजिक चीज़ों से रिलेटेड हैं और महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो महात्मा बुद्ध के समय के जो काल रहे होंगे, राजा रहे होंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा उस तरह से लिखेंगे ही कि वो लोग राजा जो हैं वहाँ पर अपने जनता के प्रति अत्याचारी है और फिर वहाँ पर क्रूर है, कुटिल है, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने समाज में एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देने का प्रयास किया कि वो समाज ही एकदम सभ्य समाज बन जाएगा। और वहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक प्रकार से इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो कहीं ना कहीं उस समाज में समानता को लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जिस प्रकार से महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं, हम उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में बात किया जाएगा जब बौद्ध धर्म पढ़ा जाएगा, और आगे चलकर वो भी सब्जेक्ट आएगा, चैप्टर आएगा, तो उसमें हम लोग चीज़ें देखेंगे। और इस जातक कथा में आप देखिए कि ये पंचतंत्र में भी इसी तरह की कहानियाँ मिलती हैं, और देखेंगे कि पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं आप लोगों को नैतिक शिक्षा देती हैं। हितोपदेश की कहानियाँ जो है नैतिक शिक्षा देती हैं। और नैतिक शिक्षा किस में देती हैं, वो आप लोग जो समाज में घटित घटनाएं हैं उसके बारे में वहाँ पर नैतिक शिक्षा की बात की जाती है। यानी कि लालच की बात की जाती है, लोभ की बात की जाती है, ईर्ष्या की बात की जाती है, वहाँ पर आप देखेंगे कि क्रोध की बात की जाती है, और वहाँ पर जो
दयालुता की बात की जाती है, परोपकार की बात की जाती है, एक नैतिक शिक्षा के बारे में और समाज के मूल्य और दंड जो है उसके बारे में बात किया जाता है इन सभी कहानियों में। तो इस प्रकार से सोच कर देखिए कि ये सारी कहानियाँ जो हैं समाज से रिलेटेड थीं, ठीक है। और इन कहानियों के बल पर हम लोग उस समय की जो राजा की छवि है जनता में, उसके बारे में पता लगाने की का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो जातक कथा में मिलता है कि वहाँ पे के राजा जो अत्याचारी थे, कुटिल थे, और आप देखेंगे कि वहाँ पर जो क्रूर थे, तो उनसे जो आप देखेंगे कि उनके अत्याचारों से बचने के लिए लोग जंगलों में जाकर बसने लगे। और जब लोग जंगलों में जाकर बसने लगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जब जंगलों में लोगों की संख्या इकट्ठा होगी और एक समय में मान के चलिए कि 10 हैं, अगले समय में 100 हो गए, तो वो 100 लोग वहाँ पर अपने जीवन यापन के लिए कुछ तो करेंगे, ठीक है। तो जब कुछ करेंगे तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जंगलों की सफाई करना प्रारंभ कर दिया, फिर वहाँ पर कृषि करना प्रारंभ कर दिया। और जो वहाँ पर कृषि जब किए तो उसको उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया। वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कृषि जब हुआ तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था की चीज़ें देखने को मिल गई, और वहाँ पर जंगलों में जो जानवर मिले उनको पालने लगे, वहाँ पर उनका देखभाल करने लगे, तो वो पशुपालन में आ गया। तो जब कृषि और अर्थव्यवस्था वहाँ पर जब धीरे धीरे विकास हुआ तो आप देखेंगे कि उनको नियंत्रण करने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ठीक है। तो जब उनके नियंत्रण करने की चीज़ें आई तो वहाँ पर क्या हुआ, उन लोगों ने मिलकर अपने में मतदान किए, वहाँ पर अब सोच विचार किए और वहाँ पर एक लोगों को वहाँ का नियंत्रणकर्ता बना दिया, ठीक है। तो जब नियंत्रणकर्ता बना तब वहाँ पर सोचिए कि वहाँ पर एक समुदाय विकसित हो गया ना, ठीक है। तो वहाँ पर एक समुदाय भी विकसित हो गया उस जंगल में, और वो कहाँ से आए थे, वो अन्य राज्य से आए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचिए कि वहाँ पर जो चीज़ें किस प्रकार से विकास हो रही थी। एक क्रूर राजा से बचकर एक नया राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। और वहाँ पर जंगलों को सफाई किया गया, और वही बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था, ठीक है। उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया गया था। तो आप इस तरह से देखिए कि समाज में जब उपज बढ़ाने की बात की जा रही थी तो जो लोग वहाँ पर जंगलों में जाकर बसे, वहाँ पर एक नई संस्कृति सभ्यता का विकास किया, तो वो लोग अपने तरीके से डेवलप करेंगे ना। और जो वो डेवलप करेंगे तो जहाँ से वो लोग को अत्याचार सहकर आए हैं तो वहाँ से वो लिबरल तो होंगे ही, ठीक है। जाहिर सी बात है कि वो उसी को राजा बनाएंगे, उसी को लीडर बनाएंगे जो उनके आप देखेंगे कि विकास में, समृद्धि में सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। और जब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलेंगी तो वहाँ पर जो समाज विकसित होगा, किस पर विकसित होगा, एक समानता के आधार पर विकसित होगा ना फिर, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें डेवलप हो रही थी और इसको समझने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से हो रहा था। तो वहाँ पर जब समानता पर विकसित हुआ तो वहाँ पर जो चीज़ें बंटवारा की जाएंगी, भूमि का वितरण होगा, जो अनाजों का वितरण होगा, जो अर्थव्यवस्था में वितरण होगा, पशुपालन में होगा, व्यापार में होगा। तो जहाँ पर अर्थव्यवस्था है वहाँ पर व्यापार तो होना ही होना है। तो वो लोग क्या किए कि जाकर अन्य राज्यों में भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, अन्य जगहों पर व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। और जब व्यापार होगा तो वहाँ पर सरप्लस पैदा करने की, उपज बढ़ाने के तरीकों को, नए नए तरीकों को खोजेंगे लोग, ठीक है। तो उस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो जो लोग जंगल में जाकर बसे तो उन्होंने उपज बढ़ाने का तरीक़ों का अपनाया, और उपज बढ़ाने के तरीक़ों में एक चीज़ वहाँ पर प्रचलन में आया कि जो हल आप लोगों को सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत, धान की भूसी, गेहूं के साक्ष्य, जौ के साक्ष्य, और हल में सीता जो हल रेखा बनाया गया था खेतों में, वो चीज़ें देखने को मिले थे कालीबंगा और लोथल से, और बनावली, राखी गढ़ी, धौलावीरा से। तो वो चीज़ों का जो विकास किया गया देखेंगे कि बाद में किया गया था। तो जो उपज बढ़ाने के तरीके हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने क्या किया कि बैलों को पालना प्रारंभ कर दिया। फिर वहाँ पर जो खेतों में जो निराई की जाती थी, कुड़ाई की जाती थी, जुताई की जाती थी, उसको थोड़ा सुविधापूर्वक बनाने का प्रयत्न किया। फिर जो झीलें बनाई गई थी उसमें नहरों को बनाने का प्रयत्न किया गया। फिर वहाँ पर जो सिंचाई के साधन बनाने का प्रयास किया गया। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से उपज बढ़ाने के तरीक़ों को लाया गया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत में देखने को मिला था, जो गंगा और कावेरी की घाटियों में, वहाँ पर अगर आप जानते हैं कि भारत मानसूनी प्रदेश है, मानसूनी देश है, यहाँ पर मानसून में वर्षा अच्छा खासा होता है।
तो उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बाढ़ आ जाती थी, नदियों में बाढ़ आ जाते थे और बाढ़ के चले जाने के बाद वहाँ पर खेती की जाती थी, ठीक है। और जो खेती की जाती थी वहाँ पर धान की खेती की जाती थी, गेहूँ की हो जाती थी, वो कई प्रकार के फसल उगाए जाते थे, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिली थी। तो वहाँ पर जो जो साधन बनाए गए थे वो किस प्रकार से बनाए गए, और आप देखिए कि वहाँ पर हल बनाए गए और हलों को कई प्रकार से बनाया गया, फिर हल को खेत जोतने के प्रयोग में लाया गया, ठीक है। तो और उपज बढ़ाने के तरीकों में आप देखेंगे कि कुआँ है, तालाब है और कहीं-कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करने का प्रबंध किया गया था। तो इस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि धान की रोपाई में क्या-क्या चीज़ें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉक्स देखिए कि धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुतायत मात्रा में होता था, ठीक है। यानी कि जहाँ पर बाढ़ और ज़्यादा आते थे, वहाँ पर जो बाढ़ के ख़त्म होने के बाद वहाँ पर धान की रोपाई की जाती थी। तो इसमें बताया गया है कि इसमें पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है, ठीक। यानी कि कोई किसी खेत में आजकल वर्तमान समय आप धान की रोपाई देखेंगे तो उसी प्रकार से की जाती है। पहले खेतों में पानी भरा जाता है, फिर उसमें धान के बीज बोए जाते हैं, फिर अंकुरित होने पर उसके बाद उसको रोपाई की जाती है। फिर उसके बाद देखिए चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौध बच जाती है तथा इससे धान की उपज बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि धान की जो उपज बढ़ाने की बात की जा रही है कि वो किस प्रकार की जा रही है कि धान के जो अंकुरित बीज हैं वहाँ पर आप किस पानी में बोते थे, फिर उसके बाद वहाँ पर अलग से बोते थे। तो वहाँ पर जब जो बीज बच जाते थे तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं कि वो अलग तरीके से बोए जाते थे, तो फिर वहाँ पर जो उपज बढ़ जाती थी। तो इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर आप देखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा था। वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेत बनाने का प्रयास किया गया कि जो वर्षा हो तो वहाँ पर ढलान के सहारे हर एक जगह पे वर्षा पहुँच जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से उपजों को बढ़ाने का प्रयास किया और जहाँ पर उपज बढ़ेगा, ठीक है। एक बात यहाँ पर समझ के देखिए, हम आप लोगों को जो टॉपिक है उसको कोरिलेट कर रहे हैं, समझने का प्रयास किया कि जहाँ उपज बढ़ेगा तो उपज जब बढ़ेगा तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ठीक है। जहाँ पर उपज बढ़ेगा, जिस किसान के पास सरप्लस बढ़ेगा तो वहाँ पर अर्थव्यवस्था भी तो बढ़ेगी। तो जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तो लोगों के पास जब सरप्लस अधिक धन बचा, अधिक अनाज बचा, तो उन्होंने क्या किया कि उस अनाज को अन्य जगहों पर उसे बेचना प्रारंभ कर दिया। तो जब बेचना प्रारंभ किया तो वहाँ पर क्या हो गया, ट्रेड का विकास हो गया, व्यापार का विकास हुआ। और जब व्यापार का विकास हुआ तो जाहिर सी बात है कि लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में जो व्यापार की चीज़ें हैं वो मूल्य निर्धारण है वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरीक़ों से थी, ठीक। इस प्रकार को समझ रहे हैं कि गाँव में जो, यहाँ से हम एक बार फिर से आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि जनता जो राजा की छवि थी उसके आधार पर वो लोग जंगलों में बसे अत्याचार से बचने के लिए, और जंगलों में उन्होंने कृषि को विकसित किया, उपज बढ़ाने विकसित किया और समाज का निर्माण किया। और उन्हीं लोगों ने व्यापार करना प्रारंभ किया। व्यापार में जो व्यापारिक जो चीज़ें हैं उन्होंने उसको अन्यत्र जगहों पर बेचने का प्रारंभ किया था। तो उन सभी चीज़ों से आप देखेंगे कि एक फ्री ट्रेड की पॉलिसी विकसित हुई थी वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग जो लीडर था उसको कर भी देते थे, वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी उस प्रकार से समझ कर देखिए कि जब व्यापार हुए, ठीक है, तो वहाँ पर जो भूमि को प्रदान किया गया था, भूमि का बंटवारा किया गया था, तो किसी किसान के पास कम थी, किसी किसान के पास ज़्यादा थी, कोई मध्यम था, कोई लघु था, कोई एकदम बहुत ज़्यादा था। तो इस प्रकार से देखिए जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी उसके जो उपज होगा उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी उपज ज़्यादा होगा तो व्यापार भी उसका ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर जो व्यापार से जो चीज़ें वहाँ पर धन की उगाही की जाती थी, राजस्व दिया जाता था, उसमें जब इंसान के पास सरप्लस बचने लगा, ठीक है, जब वहाँ पर धन की जो चीज़ें हैं, धनाढ़ व्यक्ति हैं वो ज़्यादा विकसित होने लगे। अब देखेंगे कि समाज में क्राइटेरिया बन गया, ठीक है। तो वहाँ पर समाज में एक स्तरीकरण बन गया, स्ट्रेटिफिकेशन हो गया समाज का कि कुछ लोगों के पास जो कम धनी है, कुछ लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा धनी है, कुछ लोगों के पास कम अनाज है, कुछ लोगों के पास ज़्यादा अनाज है। तो कुछ लोग वहाँ पर एक साहूकार हो गए, ज़मींदार हो गए, और वहाँ पर जो थोड़े किसान हैं, मान के चलिए कि जो कमज़ोर किसान हैं वहाँ पर उनके पास कम धन बचा है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार से समाज का विभाजन कर दिया, ठीक है। तो जब वहाँ पर समाज का विभाजन हुआ तो इस प्रकार से देखिए हमने पिछली कक्षा में बताया था कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी समाज के विभाजन में, ठीक है। किसी भी समाज में विभाजन में, जाति व्यवस्था में, मान के चलिए कि किसी भी प्रकार के जो
सामाजिक विभाजन है, सोच में, विचार में। आज भी वर्तमान समय में आप देखेंगे कि जो लोग कभी कु जो लोग कभी कुछ भी नहीं देखे हैं और अचानक से उनके पास अधिक धन की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिक घमंड में आ जाता है, ठीक है? जबकि वो जानता है कि यह मेरा नहीं, मेरे किसी पूर्वज की वजह से यह मिला है मुझे, और उस पर लोग घमंड करने लगते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जब व्यापार का लाभ जो ज़्यादा हुआ, तो किसी को लाभ कम हो रहा था, किसी को ज़्यादा हो रहा, तो वहाँ पर एक समाज में एक सामाजिक संरचना का विकास हो गया। नीचे से लेकर ऊपर तक की चीज़ें देखने को मिली, और जो ऊपर के लोग हैं वो समाज में स्टेटस पाने का प्रारंभ करने लगे। वहाँ पर राजा तो बना ही लिए थे, लीडर जो था वो राजा ही तो हुआ। तो वहाँ पर उन लोगों ने समाज में स्टेटस बनाना प्रारंभ किया, और उन लोगों ने समाज में शोषणकारी व्यवस्थाओं को भी जन्म देने का प्रयास किया, और फिर वो उसी कैटेगरी में आ गए जहाँ से वो लोग गए थे, उसी चीज़ में वो लोग फिर से आ गए। तो फिर वहाँ से पलायन होगा, फिर वहाँ से वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो यही आप लोगों का क्रमिक विकास है, ठीक है? तो यहीं पर आप लोग एक चीज़ यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको हम एक बात बता दे रहे हैं कि एक समाजशास्त्र में एक सिद्धांत है कि वेल्टन चोंग करके सिद्धांत है, और यह सिद्धांत जो है कृत्रिम सोरोकिन का है, ठीक है? कृत्रिम सोरोकिन जो है वहाँ पर एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था वेल्टन चोंग करके। और वेल्टन चोंग करके जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा कि समय का पुनरावृत्ति होता है। जिस प्रकार से पेंडुलम जो होता है घड़ी का, एक बार चला देने पर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आने की चेष्टा करता है, उसी तरह समय भी जो है एक बार चलने के बाद वो अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार से मान के चलिए कि यहाँ पर एक पेंडुलम हमने बना दिया, ठीक है? ये पेंडुलम हो गया। कृत्रिम सोरोकिन कहते थे कि जो समय है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो एक बार पेंडुलम इधर गया, ठीक है? एक बार पेंडुलम इधर गया, और एक बार पेंडुलम जो है इधर आया, तो पहले इधर गया, ठीक, इधर गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ से इधर गया, ठीक है? तो इस तरह से इधर बार इधर से इधर होकर वो अपने प्रारंभिक अवस्था में, इस अवस्था में आने का प्रयत्न करेगा, ठीक है? तो इसी तरह से कृत्रिम सोरोकिन ने वेल्टन चोंग सिद्धांत से कहा कि समाज जो है, यानी कि समय जो है अपने पुनरावृत्ति करती है, समय का पुनरावृत्ति होता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि ये आप लोगों का एक फैक्ट के रूप में है कि किसी राज्य से अत्याचार से प्रभावित होकर वहाँ पर लोग जंगल में गए, और फिर वहीं पर कालांतर में डेवलपमेंट करके फिर उसी राज्य की तरह वहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर आप देखिए कि समय की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से चीज़ें देखिए कि समाज में ग्रामीण विभिन्नताएँ देखने को मिली। और यहाँ पर आप देखिए कि जो समाज में विभिन्नताएं बनी, किसमें? कृषि में बना, पशुपालन में बना, वहाँ पे धनाढ्य व्यक्तियों में बना, समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में बन गया। फिर वहाँ पर देखिए भूमिहीन खेतिहर में बना, फिर श्रमिक हो गए, छोटे किसान हो गए, बड़ और जमींदारों में, उसमें भी वहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि स्तरीकरण देखने को मिला था, ठीक है? तो इसमें देखिए कि पाली भाषा में एक गहपति शब्द का प्रयोग किया गया है। और गहपति जो है आप देखेंगे कि छोटे जो भूमिहीन खेतिहर हैं, यानी कि छोटे किसान हैं, श्रमिक हैं, फिर उसके बाद जमींदार हैं, उनके लिए गहपति शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है? जमींदारों के लिए गहपति शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो वहाँ पर गहपति जो शब्द है वो जमींदारों के लिए किया गया, और कालांतर में वही जमींदार जो हैं पूरे अगर भारत में आप देखेंगे कि जब वो बड़े बड़े किसानों के रूप में उभर कर आएंगे, जमींदारों के रूप में उभर कर आएंगे, तो वही आप देखेंगे कि समाज में एक शासन की व्यवस्था का कायम करेंगे, ठीक है? तो वो आप देखेंगे कि प्राचीन काल में गहपति जो है छोटे किसानों, जमींदारों को बोला जाता था, ठीक? और इसमें आप दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि गाँव में दक्षिण भारत में जो तमिल संगम साहित्य में है, उसमें दक्षिण भारत में हुआ था। तमिल संगम साहित्य के बारे में हमने पिछले क्लास में बात किया था कि तमिल संगम साहित्य जो है कितने अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक है? तो तमिल संगम साहित्यों में देखेंगे कि गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लिए उल्लेख हैं, जैसे वेल्लालर है, फिर बड़े जमींदार हैं, हलवाहा है, उनको उलवर भी बोला जाता था, और दास हैं और अड़िमई हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से जो समाज में विभाजन देखने को मिल रहा था दक्षिण भारत में। और समाज का निर्माण किस प्रकार से हुआ, हमने बदलता हुआ देहात में उन सारी चीज़ों को बात किया, ठीक? आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिमाग में समझ में क्लियर हो गया होगा कि समाज में किस प्रकार से व्यवस्थाएं कायम की गई, और किस प्रकार से वो पनपी और किस प्रकार से विकास हुआ था।
ठीक है। तो ये गृहपति के बारे में बात किया जा रहा है। गृहपति जो है घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर में जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वो मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। ठीक, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लोग समाज के बारे में देखिए, और हमने इन सभी चीज़ों को व्याख्या एकदम विस्तार से किया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सीमाओं का महत्व जो है, ये मनुस्मृति का बात की जा रही है। मनुस्मृति की जो बात की जा रही है कि मनुस्मृति में इस प्रकार से जो राज्यों का सीमा बनाया गया था। और मनुस्मृति जो है भारत का आरंभिक विधि ग्रंथ है। और हमने मनुस्मृति के बारे में बताया है कि मनुस्मृति जो आज के जो ब्राह्मण वर्ग है वो उस तरह से बातें करते हैं कि मनुस्मृति को ही भारत का संविधान बना दिया जाए। ठीक है, और ऐसा क्यों है, आप लोग बताइए कि ऐसा क्यों है। क्या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान वो अच्छा नहीं है? ठीक है, क्या वो इस प्रकार से समाज में व्यवस्था कायम नहीं करता कि वो समाज में समानता लाने का प्रयास कर रहा है, समाज में स्वतंत्रता लाने का प्रयास कर, हर एक वर्ग को स्वतंत्रता समानता की बात की जाती है, हर एक वर्ग के अधिकारों की बात की जाती है। ऐसा मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि आज के लोग कहते हैं कि मनुस्मृति को भारत का संविधान घोषित कर देना चाहिए? क्या लिखा हुआ है भैया? आप लोग हम लोग इस पर भी बात करेंगे। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पर भी बात किया जाएगा कि क्यों ऐसा है कि मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाने की बात की जाती है। ठीक है, हाँ, जैसे कि मान के चलिए कि हम लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर जिस प्रकार से लोग बात करते थे, देखिए वहाँ पर तो हर एक चीज़ की पढ़ाई होती थी, हर एक चीज़ की पढ़ाई की जाती है और हर एक वर्ग के लोग वहाँ पर पढ़ते हैं, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, चाहे आपका नॉर्मल वर्ग हो, चाहे वहाँ पर हर एक कैटेगरी पढ़ती है। मान चलिए जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब पढ़ते हैं। ठीक है, और अल्पसंख्यक भी है और वहाँ पर हर एक चीज़ की पढ़ाई होती है। चाहे आप संस्कृत की पढ़ाई कीजिए, चाहे आप उर्दू की पढ़ाई कीजिए, वहाँ पर आप स्वतंत्र हैं हर एक चीज़ की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहाँ पर भी जब हम लोग पढ़ते थे तो इस प्रकार की बातें की जाती थी कि वहाँ मनुस्मृति जो है उसको भारत का संविधान बना देना चाहिए। और हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मान चले गए जो हॉस्टल होता था, लॉज होता था, वहाँ पर भी इस प्रकार की बातें चलती थी कि मनुस्मृति को भारत का संविधान घोषित कर देना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया, जो भीमराव अम्बेडकर और प्रारूप समिति जो है संविधान सभा के द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया वो संविधान बेकार है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें की जा रही थी और की जाती हैं। इसको आप लोग समझ कर देखिए कि मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि समाज में उस प्रकार की जो भारत का संविधान उसको बनाने की बात की जाती है। मनुस्मृति में आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है? वो सामाजिक विभाजन की बात करता है, वर्ण व्यवस्था को कायम करने की बात करता है। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे कि समाज में उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएँ विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है और किया जाता है कि मनुस्मृति को आप उस तरह से लागू कर देंगे तो वो सारी चीज़ें, पुरानी परंपराएँ जो हैं भारत में लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र में हैं, आप उस प्रकार की देश में रह रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है और लिखित संविधान है। और जिस प्रकार से संविधान की बातें की जाती हैं भारत में, ठीक है, तो उस प्रकार से सोचिए कि आधुनिक भारत में इस प्रकार से बातें की जा रही हैं कि मनुस्मृति को भारत का संविधान बना देना चाहिए। ठीक है, उस मनुस्मृति पर भी हम लोग बात करेंगे। मनुस्मृति को एकदम सारांश के रूप में लिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या क्या बातें हैं मनुस्मृति में। तो उसमें इस तरह से बातें लिखी गई हैं कि यह 2री शताब्दी की रचना है। ठीक है, 2री शताब्दी से लेकर 4वीं शताब्दी के मध्य की रचना है। ठीक है, ये आप देखेंगे कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से, आप इस तरह से सोच कर देखिए, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी की रचना है। यानी कि हम यहाँ पर लिख दें 2री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री सदी ईसा पूर्व हम लिख दे रहे हैं ईसा पूर्व। ठीक है, 2री सदी ईसा पूर्व हो गया और यहाँ पर 2री सदी ईस्वी लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने साल का गैप हो गया? कितने साल का? 400 साल का। ठीक है, तो जो मनुस्मृति की रचना है वो 400 सालों में की गई है। ठीक है, इस प्रकार से सोचिए, सदी मतलब सैकड़ा ही होता है ना, शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है। तो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक की 400 सालों में मनुस्मृति की रचना की गई है। और ये जो है मनुस्मृति जो है भारत का पहला विधि ग्रंथ है और यही आधार बताया जाता है कि मनुस्मृति जो है भारत का पहला विधि ग्रंथ है और इसीलिए भारत का संविधान इसको घोषित कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बातें की जाती है कि वो पहला ग्रंथ है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में भारतीय समाज का गठन किया गया, वहाँ पर भारतीय समाज का विभाजन किया गया था,
वो कहीं न कहीं वर्तमान समय में वो अगर इस तरह से विकास किया जाएगा, तो वो समाज को एकदम लेकर निकृष्ट में डूबेगा, ठीक है? इस प्रकार से सोच के देखिए कि जिस प्रकार से दुनिया डेवलप कर रही है, जिस प्रकार से भारत का विकास हो रहा है, उसमें अगर आप समाज का विभाजन करते हैं, तो मान के चलिए कि भारत का बेड़ा गर्क है, ठीक है? तो वहाँ पर आप समानता की बातें लेकर चलिए, स्वतंत्रता की बातें लेकर चलिए, वहाँ पर सभी लोगों के साथ सबका विकास की बात करिए, तब जाकर वहाँ पर भारत का विकास होगा। अन्यथा आप धर्म के आधार पर किसी भी देश का विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो ये फैक्ट है। आप देखेंगे कि आप अपने पड़ोसी देश का ले लीजिए, पाकिस्तान के लीजिए, वो एक धर्म के रूप में राष्ट्र का विकास हुआ था, ठीक है? मोहम्मद अली जिन्ना ने ही जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको लेकर पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है? और वो कहीं न कहीं जानते थे कि धर्म पर अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, तो वो हमेशा उसका बेड़ा गर्क है, ठीक है? तो आप सोच कर देखिए कि पाकिस्तान की स्थिति जो इस समय वर्तमान में है, उसके बारे में सोचिए। अगर उस आधार पर भारत का गठन किया जाए, भारत में उस प्रकार की व्यवस्थाएँ लागू की जाए धर्म के आधार पर, वो कहीं न कहीं भारत को ले डूबेगा, ठीक? तो उस प्रकार से की चीज़ों से बचिए और उसको एक बार समझ कर देखिए और भारत के या राष्ट्र के विकास में योगदान दीजिए, न कि किसी धर्म के विकास में योगदान दीजिए, ठीक है? राष्ट्र के विकास के बारे में सोचिए, राष्ट्रवादिता के विचार में सोचिए, राष्ट्रवाद की भावना अपने अंदर विचार में लाइए। आप सांप्रदायिकता को क्यों ला रहे हैं? सांप्रदायिकता किसी भी धर्म के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए वो कभी भी सहायता नहीं प्रदान करेगी, वो हमेशा नुकसान ही प्रदान करेगी, ठीक है? कट्टरता से बचिए, सांप्रदायिकता से बचिए, रूढ़िवादी विचारधाराओं से बचिए, ठीक है? आप एक मॉडर्न समाज में है भैया, आप एक आधुनिक में है, आपका कलयुग में, आप त्रेता युग में नहीं है, ठीक है? त्रेता युग में मानते हैं कि वहाँ पर राम जी थे, तो वहाँ पर जिस प्रकार से समाज विकसित हुआ उस प्रकार से देखिए ना। आप कलयुग में त्रेता को मत लेकर आइए, ठीक है? कलयुग में द्वापर को मत लेकर आइए, कलयुग में आप सतयुग को मत लेकर आइए, ठीक? उस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर डेवलप नहीं कर पाएंगी, ठीक है? तो आप समाज को उस प्रकार से देखिए, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है, किस प्रकार से वातावरण है, किस प्रकार से हम दुनिया में रह रहे हैं, और हमको अपने दुनिया में अपने देश को बनाने का है। अपने राष्ट्र के निर्माण की बात की जाती है, राष्ट्रवादी सोच के बारे में बात की जाती है। आज जब जर्मनी और फ्रांस का जब पढ़ेंगे ना, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, विश्व इतिहास में हम लोग पढ़ाया जाएगा। भारत एवं समकालीन विश्व में हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण पढ़ेंगे, ठीक है? इन तीनों के जब बारे में बात किया जाएगा तो आप देखेंगे कि इसमें जो राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है? राष्ट्रवाद की भावना एक अलग ही तरह का विकसित है कि ये अपने राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं कि वो राष्ट्र के लिए जान भी दे सकते हैं। आप इटली के एकीकरण में देखिए कि गैरिबाल्डी है, मेजनी है, काउंट कावूर है, फिर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क है, फ्रांस में लुई 14वां है, ठीक है? और फ्रांस की क्रांति तो भाई उसकी बात ही निराली है। और फ्रांस की क्रांति ने जिस प्रकार से समानता, बंधुत्व और भाईचारे की विचारधारा को विश्व में विकसित किया, उसके आधार पर तो पूरा दुनिया ही बदल गई, ठीक है? और वर्तमान समय में देखें, हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है, वो सबसे ज़्यादा जो धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है वो फ्रांस देश में ही बात की जाती है। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब किसी भी देश को धर्म के आधार पर विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। और यहाँ पर उस चीज़ को देखिए कि यहाँ पर मनुस्मृति की जो सीमाओं के बारे में बात की जाती है, क्या लिखा है कि चूँकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होता है, ठीक है? इसलिए उसे सीमाओं की पहचान के लिए गुप्त निशान ज़मीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर हो गए, हड्डियाँ होगी, गाय के बाल हो गए, भूसी, राख, खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार से और तत्व भूमि में छिपा कर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट हो, ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें सोचिए कि मनुस्मृति कहता है कि आप अपने राज्य में वहाँ पर जो सीमा निर्धारित करना है तो इस प्रकार से चीज़ें करिए कि जो कालांतर में उसको जो भूमि में है वो अपना जो अस्तित्व उसका समाप्त हो जाए। और ऐसा इसलिए कहा गया था। और मनुस्मृति आप जानते हैं कि मनुस्मृति जो राजनीति के बारे में बात की जाती है, वहाँ पर जो राजत्व सिद्धांत है उसमें वो भी बातें की जाती हैं, और राजस्व सिद्धांत में जो चीज़ें की जाती हैं वो भी बात की जाती हैं। सामाजिक चीज़ों के बारे में बात की गई है मनुस्मृति में, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह से सोच के देखिए कि मनुस्मृति कहती है कि जो कोई राज्य की सीमा है उसको वहाँ पर सीमा निर्धारण के लिए वहाँ पर क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि
गुप्त निशान बनाने चाहिए, ज़मीन में गुप्त निशान को गाड़ कर रखना चाहिए। जैसे में पत्थर हो गया, हड्डी हो गया, गाय के बाल हो गए, भूसी, राख, खपटे, खपटे मतलब खपड़ा, मान के चलिए गाँव में जो खपड़े के घर बनाए जाते हैं, जो मिट्टी पकी हुई मिट्टी होती है, मान के चलिए कि ईंटों का भी निर्माण पकी हुई मिट्टी, लेकिन उसमें बालू मिलाया जाता है ईंटों में। लेकिन जो खपड़े होते हैं, छप्पर जिसको बोला जाता है, तो उसके खपड़े आप देखेंगे कि छोटे छोटे बड़े बड़े भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें बनाई जाती थी गांव में, तो उस तरह से उसी खप्पड़ को वहाँ पर ज़मीन में गाड़ कर रखने चाहिए, उस प्रकार की बातें की जा रही है। फिर हड्डी हो गए, गाय के बाल हो गए, भूसी, खपड़े और भूसी, राख, खपड़े, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत, इन सभी चीज़ों से राज्य का जो सीमा है उसका निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि ये कालांतर में ज़मीन में ही रहकर वहाँ पर इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। और ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि जो राज्य हैं वो अपने साम्राज्य का जब विस्तार करेंगे तो उनकी सीमा जो है उसको एक स्थायी सीमा नहीं बनाना चाहिए, उसको अस्थायी सीमा बनाना चाहिए। ठीक है, तो अस्थायी सीमा इसलिए बनाना चाहिए कि जब वो राज्य का विस्तार करेगा तो जो उसकी पुरानी सीमा है उसके जगह पर उसको मिटाकर एक नए सीमा का निर्माण किया जाए। तो इस प्रकार से जो चीज़ें देखने को मिल रही थी मनुस्मृति में, इस प्रकार की बातें की गई हैं। और फिर उसके बाद आप देखिए कि जो चीज़ें भूमिदान के नए संभ्रांत ग्रामीण हैं, और ये आपका आखिरी रीडिंग है। तो यहाँ पर हम आप लोगों को पैराग्राफ बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये दोनों पैराग्राफ बता दिए, दोनों भूमि से संबंधित हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, दोनों जो पैराग्राफ हैं, ये जो बॉक्स है भूमि से संबंधित है। और ये यहाँ पर एक चीज़ क्या दिया गया, अग्रहार दिया गया कि जो ज़मीन के टुकड़े के बारे में बात कर रहा है। फिर इसके हम आप बता दे रहे हैं कि हर्षचरित की ये संस्कृत में लिखी गई एक रचना है। हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया था? बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है, और इसमें बात किया गया एक छोटे गांव का जीवन, और इसमें जो बात किया गया ये हर्षचरित जो संस्कृत में लिखा गया था, और यह जो है कन्नौज में के शासक हर्षवर्धन के समय में जीवनी के बारे में बात करता है। हर्षवर्धन जो है आप देखेंगे कि अंतिम हिंदू सम्राट है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखिए कि ये हर्षवर्धन जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जो है वह वहाँ पर शासन कर रहा है, और हम लोग वहाँ पर पहुँच गए सामाजिक चीज़ों को लेकर। यहाँ पर एनसीईआरटी हम लोग को सामाजिक डेवलपमेंट, समाज का विकास दिखा रहा है किस प्रकार से हुआ था। तो वहाँ पर देखिए कि जो हर्षचरित में जो चीज़ें लिखी गई, जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, वो 7वीं शताब्दी ईस्वी की है, और हर्षवर्धन के राजकवि थे हर्षचरित, अरे बाणभट्ट। तो आप इस तरह से बाणभट्ट की एक रचना है, और देखेंगे कि कादम्बरी भी है बाणभट्ट की है। तो बाणभट्ट ने अब मानते हैं कि जब राजकवि हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा ही लिखेंगे, और कोई भी जो राजकवि है वो राजा के बारे में बुराई नहीं करेगा, इस बात का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जो है जंगल है, और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया। ठीक है, यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ़ हैं, जो है कि भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आप लोग जानते हैं, भारत में दक्कन वाले क्षेत्र में पाई जाती है। फिर यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्ठर लेकर चलते हैं, फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोर पंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गाँवों में जाकर बेचने को तत्पर रहती हैं। उनके सिरों पर जंगल से एकत्र किए गए फलों की टोकरियां थीं। तो इस प्रकार से चीज़ें जो गांव के बारे में बताया गया है कि गांव में जो ज़मीनें हैं वहाँ पर उसको साफ़ करके उस तरह से समतल भूमि नहीं बना पाया गया है। वहाँ पर घास बहुत बड़ी बड़ी है जिसमें हल चलाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो लोग कुदालों का प्रयोग करते हैं। कुदाल छोटे हल मान लीजिए, हल का ही स्वरूप होते हैं। उसमें हल में तो दोनों तरफ निकले होते हैं, दोनों, एक तरफ नुकीला होता है, एक तरफ चपटा होता है। हल में मान के चलिए कि हम इस तरह से हल बना रहे हैं, तो ये हल है, तो एक इस तरह से रहेगा और इस तरह से रहेगा। तो ये जो भाग है ये थोड़ा सा चौड़ा रहता है। ठीक है, इस तरह से चौड़ा रहेगा, इस तरह से इसका रहता है, और ये आपका नुकीले टाइप का रहता है। ठीक है, ये आपके हल टाइप का होगा। और कुल्हाड़ी की अगर हम बात करें तो कुल्हाड़ी मान के चलिए कि ये इस तरह से हो गई, और यहाँ पर कुल्हाड़ी का बेत हो गया, और इसी में से इस तरह से इतने बड़ा सा, और यहाँ पर इस तरह से निकला रहेगा। तो ये आपका हत्था हो गया कुल्हाड़ी का, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बेत बन जाता है। तो इस प्रकार से कुल्हाड़ी आप देखने को मिलेगा। तो कुल्हाड़ी जो है यहाँ पर एक इस तरह से होता है, थोड़ा सा आगे भी निकला रहता है इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से इसका हत्था बेत बना जाता है, और हल में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो हर्षचरित है वहाँ पर कि जो लोग हैं वहाँ पर गांव के वो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे ज़मीन को कोड़ने के लिए। ठीक,
तो इस प्रकार से और वहाँ पे जो लोग रहते थे, महिलाएँ जो हैं वहाँ जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ लाती थी, फूल, फल जो वो सारी चीज़ें लेकर आती थीं। वहाँ पर पशुपालन तो होना ही होना है, ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें इस पैराग्राफ में हर्षचरित में देखने को मिला था। और तो यहाँ पर अगर हर्षचरित के बारे में इसी तरह से देखने को मिल रहा है, तो अब मान के चलिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है, अरे ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं हम, सॉरी, ये 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात की जा रही है, ठीक है? तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का साम्राज्य है, और हर्षवर्धन जो है एक अंतिम हिंदू सम्राट के बारे में बात किया जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए प्रभावती गुप्त और दंगुन गाँव, ठीक है? ये दंगुन गाँव है प्रभावती गुप्ता के बारे में। अब प्रभावती गुप्ता के बारे में हम आपको बता दें कि प्रभावती गुप्ता जो हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थीं, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की प्रभावती गुप्ता जो है पुत्री थीं, और इनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश से, ठीक है? वाकाटक वंश के शासक से इनका विवाह हुआ था, और वहाँ पर जब इनका विवाह होता है तो इनका जो पति होता है वो मर जाता है, और वहाँ पर ये इन्होंने शासन किया है, और उसके बारे में बताया गया है कि महिलाएं भी वहाँ पर भूमि की मालिक होती थीं, ठीक है? दक्षिण भारत के वाकाटक वंश आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश वाले में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु नहीं था शायद, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, उसी में वहाँ पर विकास हुआ था, ठीक है? दक्कन वाले क्षेत्र में। तो वहाँ प्रभावती गुप्ता के शासन के बारे में एक बात कही गई है कि प्रभावती गुप्ता ग्राम कुटुंबिनी, गांव के एक गृहस्थ और कृषक, ब्राह्मणों और दंगुन गांव के अन्य वासियों को आदेश देती हैं, ठीक है? तो प्रभावती गुप्ता ने, अब देखिए कि एक शासिका के माध्यम से उन्होंने एक गांव को आदेश दिया है कि आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनालम, इसमें लिखा है कि चनालस्वामी, ठीक है? इसका नाम देखिए कि किस प्रकार से लिखा है कि इस ग्राम को आदेश दिया जा रहा है कि आप शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को, आप ग्राम की यहाँ पर दिया जा रहा है कि शुक्ल पक्षमी को 12वीं, द्वादश मतलब 12 होता है, तो 12वीं तिथि को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है, ठीक है? तो दंगुन गांव के बारे में वहाँ पर प्रभावती गुप्ता कहती हैं कि दंगुन गांव जो है आचार्य चनाल स्वामी को एक शुक्ल पक्ष की द्वादश तिथि को उनको जल अर्पण करके दान दिया गया, किसके द्वारा? वाकाटक वंश के शासकों के द्वारा, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए कि एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हैं कि एक अग्रहार, यहाँ पर देख लीजिए कि अग्रहार किसे बोला जाता है कि अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मण को दान किया जाता था। ब्राह्मणों में से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे, ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। तो यहाँ पर इस तरह से सोचिए कि अग्रहार वो होते थे कि अग्रहार उस भूभाग को बोला जाता था जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था। अभी भूमि दान के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो ब्राह्मणों को दान में दे दिया जाता था, उस जो भूमि दान दिया गया, उस भूमि पर जो लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो ब्राह्मण जिसको दान दिया गया था, तो उस जो ब्राह्मण था उस भूमि पर रहने वाले लोगों का स्वामी बन जाता था, ठीक है? तो जब उस भूमि पर रहने वाले लोगों को स्वामी बन गया तो उनसे वो कर प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता था, ठीक है? राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता था, ठीक? और वो राजस्व जो है अपने उपभोग में लाता था, और जो वो ब्राह्मण था, भूमि का पति था, वो उस राजस्व का जो प्रयोग है, उस पर जो टैक्स है, राजस्व है, वो सरकार को भी, राजा को भी नहीं देता था, ठीक है? तो इस प्रकार की बातें की जा रही हैं कि प्रभावती गुप्ता ने एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हैं। कहा है कि इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे, ठीक है? दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयला देने के दायित्व से मुक्त है, ठीक है? साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त हैं। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदिर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है, फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है, ठीक है? इस राज्यादेश को 13वें राज्यवंश में लिखा गया और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया है, ठीक है? तो एक प्रभावती गुप्ता का एक जो वहाँ पर देखेंगे कि राज्य का अधिकारी होता था,
चक्रदास, उसने इसको लेख को लिखा है और इस प्रकार से लिखा है कि जो इस गांव में है और जो इस गांव को दान में दिया गया, किसको दान में दिया गया कि एक ब्राह्मण को दान में दिया गया। और वो ब्राह्मण कौन है? उस अग्रभाग को, अग्रहार जो है उस भूमि भूभाग का मालिक है जो उसको दान में मिला था। ठीक है, तो उसमें इन सारे चीज़ों से छूट देने का प्रयास किया गया। कहा गया है कि उसको हर एक प्रकार की छूट रहेगी, उससे कर नहीं लिया जाएगा और जो वो कर लेगा, वहाँ के जो लोग हैं, उस गांव में रहने वाले लोग हैं, वो कर जो है उस अग्रहार को देंगे, उस अग्रहार के स्वामी को देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से प्रभावती गुप्ता के लेख में स्रोत 8 में बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पर हमने दो बॉक्स देखे, एक छोटे गांव का जीवन जो हर्षचरित में है, एक प्रभावती गुप्ता के बारे में देखा गया। और ये हर्षवर्धन का जो है आप देखेंगे कि गंगा घाटी के एक कन्नौज की बात की जा रही है और प्रभावती गुप्ता जो है वाकाटक वंश से संबंधित है और वाकाटक वंश जो है आपका दक्षिण में दक्कन वाले क्षेत्र में पाया जाता था। ठीक, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती थी। और अब देखिए कि ब्राह्मणों को भूमि जो अनुदान में दे दी जाती थी उस पर कर भी वसूले नहीं जाते थे। ठीक है, यहीं से सामंती, यही आपका सामंती राज व्यवस्था है। फ्यूडलिज्म जो किया जाता है कि सामंतवाद जो है वही यही है आपका। ठीक है, अभी आप सामंतवाद का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को इसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आप लोगों को एक समाज के क्रमिक डेवलपमेंट के बारे में बताया, तो वहाँ पर जो विकसित किया गया भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में बात कर दिया और इसी में यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं ये आप लोगों के प्रभावती गुप्ता के बारे में बात किया गया। ये पैराग्राफ जो है प्रभावती गुप्ता में बात किया जा रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर जो समाज में रानियाँ जो होती थीं, वहाँ पर जो शासिका थीं, उनके द्वारा भी यहाँ पर चीज़ें की गई थी। तो वो सारी चीज़ें आप देखिए कि समाज के लिए देखिए कि समाज को किस ओर ले जा रही हैं। ठीक है, अगर हम भूमिदान के बारे में बात करें तो भूमिदान की परंपरा जो है आप देखेंगे कि प्राचीन काल से चली आ रही है। ठीक है, और भूमिदान इस प्रकार से दिया जाता था, अगर प्राचीन काल में देखेंगे कि इस प्रकार से दिया जाता था कि किसी को अगर भूमिदान में दिया गया तो उस पर कर भी उससे लिया जाता था कि तुम इस पर कृषि करो, चाहे कुछ भी करो, चाहे कुछ वहाँ पर उपजाऊ भूमि के रूप में करो, चाहे वहाँ पर लोग बसाओ, पशुपालन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसको आप लोगों को कर देना पड़ता था। लेकिन कालांतर में जब सातवाहन शासक आए, ठीक है, कौन? सातवाहन ये कहाँ थे? ये आंध्र प्रदेश में थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश, और इनकी राजधानी क्या थी? आंध्र प्रदेश में थे और इनकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान थी। ठीक है, प्रतिष्ठान। और ये कहाँ प्रतिष्ठान वर्तमान समय में ये कहाँ है? ये अगर महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो कालांतर में मौर्योत्तर काल में शुंगकर्ण सातवाहन हुए। हमने शुंगकर्ण के बारे में बात किया है और सातवाहन बचे थे, तो हमने कहा कि ये आंध्र प्रदेश में था। तो ये आंध्र प्रदेश में थे, तो आंध्र प्रदेश वाले यानी कि दक्षिणी का क्षेत्र हो गया, ये दक्कन का क्षेत्र हो गया। ये किसका क्षेत्र है? दक्कन का पठार है यहाँ पर। ठीक है, दक्कन का पठार। ठीक है, ये दक्कन का पठार है यहाँ पर। ठीक है, ये दक्कन वाले क्षेत्र में थे। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिल रही थी आंध्र प्रदेश में, और वहाँ पर जो सातवाहन थे, और सातवाहनों का शासन आप देखेंगे कि ये उच्च कोटि का था। सातवाहनों का जो राजकीय भाषा थी आप देखेंगे कि प्राकृत थी, लेकिन उनके जो वहाँ पर उनके राज्य में संस्कृत भी बोला जाता था। शायद संस्कृत ही थी वहाँ पर उनकी राजकीय भाषा। ठीक है, तो संस्कृत का यहाँ पर सातवाहनों ने बहुत ही ज़्यादा विकास करने का प्रयास किया। और इनके जो आप देखेंगे कि नागनिका का जो यहाँ पर देखेंगे कि शायद गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ तो वल्लभी श्री हैं, उसकी पत्नी जो शायद हैं। ठीक है, इसका एक कन्फ्यूजन होता है सातवाहनों में, बहुत ही कन्फ्यूजन है, कई नाम के बहुत सारे शासक हैं। ठीक है, तो जो वहाँ पर उसकी पत्नी शायद है गौतमी पुत्र सतकर्णी की जो पत्नी है, उनकी जो उसका नाम जो है नागनिका। ठीक है, तो महाराष्ट्र के नासिक में एक देखेंगे कि नाना घाट का अभिलेख मिला था। ठीक है, तो नाना घाट का अभिलेख जो है नागनिका से संबंधित तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का है। और गौतमीपुत्र सतकर्णी की माँ जो थी वल्लभी श्री। ठीक है, वल्लभी श्री का भी एक अभिलेख मिलता है, नासिक का अभिलेख मिलता है। फिर वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का अभिलेख मिलता है। और वहाँ पर देखेंगे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी सप्तम का भी अभिलेख मिलता है। और वहाँ पर एक शासक का और भी अभिलेख मिलता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जिसकी नाम यज्ञश्री है। यज्ञश्री सतकर्णी का भी वहाँ पर उल्लेख मिलता है। और यज्ञश्री सतकर्णी के बारे में अगर हम बात करें तो उसने नाव के आकार के सिक्के प्रचलन में लाए थे। ठीक है, यज्ञश्री सतकर्णी जो है नाव के आकार के सिक्कों के प्रचलन में आए थे। और वो
सातवाहन शासकों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और वशिष्ठी पुत्र पलुआमी का भी एक शासक एक अभिलेख मिलता है नासिक से। तो उन अभिलेखों से भूमि दान के प्रथा के बारे में मिलता है। और सातवाहनों ने भूमि दान इस प्रकार से किया, ठीक है। सातवाहनों ने सातवाहन के बारे में यहाँ पर उसकी उनकी गलती मान सकते हैं, या वहाँ पर एक चीज़ एक तरह से राजनीति मान सकते हैं कि क्यों किया उन लोगों ने। तो यहाँ पर हमें भी बात कर रहे हैं। तो देखिए कि सातवाहनों ने जिस प्रकार से भूमि दान किया, उन्होंने ब्राह्मणों को छोड़कर जितनी भी भूमि दान की उस पर कर लिया, लेकिन जो ब्राह्मणों को भूमि दान किया इन्होंने, ठीक है, जो भूमि दान का नया तरीका इन लोगों ने निकाला कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया उस पर इन लोगों ने कर नहीं लिया, ठीक है। और वहीं से देखेंगे कि ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी भूमियाँ चली गई। सातवाहनों ने यहीं पर भूल किया, अब भूल मान सकते हैं या राजनीति मान सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग जो है समाज में बहुत ही उच्च वर्ग माना जाता था। और उनके नियंत्रण में जो समाज के लोग थे, धार्मिक क्रिया के अनुरूप वहाँ पर उनके नियंत्रण में रहते थे, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों के अनुसार वहाँ पर जो समाज के लोग हैं वो किसके नियंत्रण में रहते हैं? आज भी ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, ठीक है। प्राचीन काल की बात नहीं कर रहे हैं हम, वर्तमान समय में भी यही आप देखेंगे कि धार्मिक कार्यों के अनुष्ठानों के स्वरूप में वो ब्राह्मणों के नियंत्रण में ही है, ठीक है। आप देखेंगे गाँवों में जाइए, पूजा पाठ कौन करा रहा है? ब्राह्मण ही करा रहे हैं ना, ठीक है। तो उस समय सातवाहनों को भी यही लगा कि समाज में ब्राह्मण वर्ग जो है काफ़ी प्रतिष्ठित वर्ग है, जो उच्च वर्ग हैं उस तरह से देखा उन्होंने। और उनका ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का इस तरह से उद्देश्य था कि अगर इनको भूमि अनुदान दे रहे हैं, अगर हम लोग इन पर नियंत्रण कर लिए, जो उनको अपने नियंत्रण में लिया जाता था लेकिन कर नहीं लिया जाता था, राजस्व नहीं वसूली जाती थी, तो इन पर हम लोगों का नियंत्रण रहेगा, तो इनके अंदर में जितने लोग रहेंगे उन पर भी हम लोगों का नियंत्रण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सातवाहनों ने सोचा, जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया उस पर उन लोगों ने राजस्व की वसूली उगाही नहीं की, ठीक है। तो उन लोगों ने समाज में वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न किया। और किसके जरिए किया? ब्राह्मण समुदाय, यानी कि ब्राह्मण के जो ब्राह्मण की जो संकल्पना थी उसके आधार पर मैंने राजत्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित करने का प्रयास किया। और जो भूमि ब्राह्मणों को दान में दिया उस पर उन लोगों ने कर की उगाही नहीं की थी, ठीक है। तो यहीं पर आप देखेंगे कि यहीं से भूमि अनुदान की प्रथा देखने को मिलता है। और भूमि अनुदान के प्रथा में जो अभिलेख लिखे गए और उसके बाद के जो कुछ छोटे मोटे अभिलेख है जो संस्कृत में है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि 7वीं शताब्दी के बाद के जो अभिलेख हैं वो संस्कृत में भूमि अनुदान से, और सातवाहनों के समय में भूमि अनुदान के जो अभिलेख हैं वो भी आप देखेंगे हैं। तो उसमें जो अभिलेखों में मिला गया कि उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जो ब्राह्मणों की भूमि दी गई वो उनको उस पर कर नहीं लिया गया है। उनके जो अंडर में जो इतने भी लोग रहते थे उन पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि अपना वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, ठीक। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है, आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि एक राजा के बारे में इस प्रकार से बातें की जा रही है कि उन्होंने ब्राह्मणों के जरिए समाज पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। किसके द्वारा? भूमि अनुदान की प्रथा के द्वारा, ठीक। तो क्या वह राजा जो है अपने राज्य पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था? अपने राज्य के लोगों में नियंत्रण नहीं कर पा रहा था? तो यहाँ पर एक साधारण सा उत्तर होना चाहिए कि उसका नियंत्रण तो था, लेकिन जो राज्य के प्रजा के लोगों की जो चीज़ें थीं, बातें थीं, वो राजा तक पहुँचने में कहीं ना कहीं असफल हो रही थी। इसीलिए राजाओं ने क्या किया कि अपने राज्यों को बांटने का प्रयास किया। और राज्यों को जब बांटा तो उसमें जो ब्राह्मणों ने वहाँ पर उस पर शासन करने का प्रयत्न किया, उस भूमियों पर शासन करने का प्रयत्न किया। और उन भूमियों को क्या कहा गया? अग्रहार कहा गया था, ठीक है। अग्रहार कहा गया था। तो वहाँ पर जो अपने राज्यों को क्षेत्र बांटने का प्रारंभ किया, क्षेत्र तो मान के चलिए कि प्राचीन काल से बांटे जा रहे थे। मौर्य काल में 5 प्रकार के क्षेत्र थे, वहाँ पर हमने उस पर डिस्कस किया। तो सातवाहनों ने भी उस प्रकार से चीज़ें की। और मौर्य काल का तो विघटन आप देख ही रहे, हमने आप लोगों को बताया ही बहुत सारी बातें। और यहाँ पर इन लोगों को डर हो गया कि उस प्रकार की चीज़ें फिर देखने को न मिले, क्योंकि मौर्य काल बहुत ही थोड़े ही समय में ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पर जो चीज़ें आप देखेंगे कि सातवाहनों ने अपने राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर अपने राज्यों को, क्षेत्रों को भूमियों के रूप में बांट दिया, ठीक है। और उन भूमियों को जब बांटा तो उन भूमियों को दे दिया किसको? ब्राह्मणों को दे दिया। और जब ब्राह्मणों को दिया तो उनसे उन लोगों ने राजस्व की वसूली नहीं की, ठीक। तो उन्होंने, तो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात हो जाती है कि राजस्व की वसूली जब नहीं की तो उन लोगों ने अपने राजस्व को उगाही किससे की? तो राजस्व की उगाही उससे की कि जिस भूमि को उन लोगों ने ब्राह्मणों को नहीं दिया,
ठीक है। तो वहाँ पर जो भूमि अनुदान की चीज़ें देखने को मिल रही थी, वो कहीं न कहीं समाज में वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया गया था राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा में। और विद्वानों को अभी ऐसा मानना है कि भूमि के जो अभिलेख देखने को मिले थे, भूमि दान संबंधी से अभिलेख जो देखने को मिले थे, वहाँ पर वो चीज़ भी देखने को मिल रहा था कि राजाओं के द्वारा ऐसा माना जाता था कि उनका जो समाज में स्थापित होना है, जो वर्चस्व समाज में है, जो जो जनता पर नियंत्रण करने की चीज़ें हैं, वहाँ पर उसके द्वारा वो भूमि अनुदान की प्रथा को लाया गया था। और वहाँ पर आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो है राजाओं का जो है जमींदारों पर जो नियंत्रण था वो धीरे-धीरे ढीला होता चला गया। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि भारत में सामंती राज व्यवस्था का जन्म हो गया। ठीक है। तो सामंती राज व्यवस्था में फ्यूडलिज्म में हम सिर्फ यही एक कॉन्सेप्ट में चलता है कि वहाँ पर जो भूमि होती है, वो भूमि का जो स्वामी होता है वो उससे कर वसूलता है। ठीक है। वो स्वतंत्र रूप से उस भूमि पर कर वसूलता है और वो भूमि जो होती है वो उसका हो जाता है। तो वही आप लोगों का सामंती राज व्यवस्था है। और भारत में जो सामंती राज व्यवस्था भारत में जन्म ली, वो जमींदारी के रूप में लिया था। और जो अब देखेंगे कि मध्यकाल में जो अकबर था, अकबर ने मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया। वही मनसबदारी जो है जमींदारी का एक मॉडिफाइड स्वरूप है। ठीक है। तो परिवर्तित स्वरूप है। तो मान चलिए कि जो आप इस तरह से मान के देखिए कि जो भारत में जो सामंती राज व्यवस्था है, सामंती राज व्यवस्था का जो प्रचलन में आया, जहाँ से हम लोग प्रचलन मानते हैं, वो सातवाहनों के शासन से ही मानते हैं। ठीक है। सातवाहनों ने जिस प्रकार से भूमि दान प्रथा का प्रचलन किया, वही भारत में जो है देखेंगे कि सामंती राज व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न किया। और गुप्त काल में सामंतों का बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व देखने को मिलता है। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में अंग्रेज़ों के शासन काल में भी उस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और इस्लाम धर्म का जो शासन था उसमें भी देखने को मिलती थी। तो इतिहासकारों का मानना है कि भूमि दान की जो प्रथा है वो एक किस प्रकार से होता था कि समाज में नियंत्रण करने के लिए भूमि को दान में दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रकार से सोचिए कि यहाँ पर जो समाज में जो भूमि दान दिया गया उस पर कर वसूला नहीं गया। और यहाँ पर प्रभावती गुप्ता का वाकाटक वंश की जो शासिका है उसके बारे में भी देखने को मिला है। और यहाँ पर ये जो आप देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है इसमें प्रभावती गुप्ता के बारे में ही बताया गया है कि वहाँ पर शासिका, वैसे तो संस्कृत धर्मशास्त्रों में आप देखेंगे कि जो धर्मशास्त्र हैं भारत में, उसमें महिलाओं को स्वतंत्र भूमि का स्वामी नहीं माना गया है। ठीक है। वहाँ पर महिलाओं को एक इस अधिकार ही नहीं है कि वो भूमि का स्वामी हो जाएं। इस प्रकार का अधिकार वहाँ पर महिलाओं को दिए गए थे कि वो घर में ही रहें, घर के चार दीवारों में ही रहें। ठीक है। तो वहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति देखने को मिलती है, वहाँ पर उसके बारे में भी धीरे धीरे बात करेंगे। वहाँ पर हमने बहुत सारी महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया कि किस प्रकार से वैदिक काल से लेकर जो आपकी काल चल रहा है, जिसमें हम लोग 6ठी शताब्दी ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो महिलाओं की स्थिति देखने को मिली थी वो एक कहीं न कहीं दयनीय स्थिति देखने को मिली थी। कहीं न कहीं वहाँ की उनकी स्थिति जो है अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है। तो कहीं कहीं अच्छी है लेकिन हर जगह अच्छी देखने को नहीं मिले। मान के चलिए कि कुछ चीज़ें हैं कि मान चलिए कि 100 में 80% चीज़ें जो हैं वो आपकी महिलाओं की स्थिति गिरी हुई हैं। 20% महिलाएं जो हैं वहाँ पर चीज़ें देखने को मिले। जैसे वाकाटक वंश की प्रभावती गुप्ता हो गई। फिर दक्षिण में महिलाओं की स्थिति लगभग में अच्छी हैं। ठीक है। लगभग में अच्छी हैं। जैसे आप दक्षिण में जो महिलाओं की चीज़ें, वहाँ पर महिला शासक भी देखने को मिला था। जैसे रुद्रमा देवी, उन पर तो एक मूवी बनाई गई है रुद्रमा देवी के बारे में, तो वहाँ पर भी वो मिल गया। फिर अभी पोनियन सेल्वन देखेंगे कि उसमें भी महिलाओं की स्थिति अच्छी दिखाई गई है। और फिर वाकाटक वंश में भी महिलाओं की स्थिति दिखाई गई है। हमने पिछली क्लास में बात किया था कि जो चोल वंश से उन्होंने स्त्री पूजा, पत्नी पूजा की बात की जाती थी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में भी महिलाओं की स्थिति उस समय सामान्य देखने को मिली थी। लेकिन वर्तमान समय में जो देखेंगे महिलाओं की स्थिति है कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि वर्तमान समय में कि जिस प्रकार से जो केसेस चलते हैं, सबरीमाला मंदिर का केस है। ठीक है। फिर उसका मदुरई मंदिर का है। तो बहुत सारी मंदिरें हैं जिसमें महिलाओं को प्रवेश से वर्जित है। तो वही चीज़ आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वहाँ पर महिलाओं को अच्छी स्थिति देखने को मिलती तो है, लेकिन कहीं कहीं वहाँ पर उसकी दयनीय स्थिति भी देखने को मिलती है। ठीक। और भारत में जो हम आपको बता रहे हैं कि भारत में एक
एक सामाजिक स्थिति के रूप में अगर हम ध्यान दें, ठीक है, तो सामाजिक स्थिति के रूप में ध्यान दें तो महिलाओं की स्थिति जो है वो कहीं न कहीं डाउन होते ही दिखेगी। आप भारत की ही बात मत करिए, पूरी दुनिया में बात कीजिए कि भारत तो फिर भी एक धर्म के रूप में विकसित तो हुआ। वहाँ पर प्राचीन काल के जो धर्म है, मध्यकाल के जो धर्म है, आधुनिक भारत में जो धर्म है, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अन्य देशों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है, ठीक है। अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, अफ्रीका लीजिए, वहाँ की महिलाओं से तो ज़्यादा ही अच्छी स्थिति में है। लेकिन कहीं न कहीं महिलाएँ यहाँ पर भी शोषण की जो व्यवस्था कायम की गई उनके लिए वो खतरा सिद्ध हुई थी, जिसमें बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया, फिर महिलाओं का जो शोषण किया गया, यौन शोषण किया गया, और जो संकर जातियाँ उत्पन्न हुई वो भी तो यही का देन है, ठीक है। भारत में जो संकर जातियाँ उत्पन्न है, अगर संकर जातियों में अगर हम बताएं तो उसमें किसी वर्ग के किसी कास्ट के बारे में मैं बता रहे हैं तो आप लोग उसको इस तरह से मत लीजिएगा कि हम किसी को बदनाम कर रहे हैं या बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप न्यूट्रल होकर सोचिए। ये आप लोगों के नॉलेज की बातें हैं, आप लोगों को समझने की बातें हैं कि किस प्रकार से। अगर हम संकर जातियों में बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 ही वर्ग तो थे समाज में, और इन चारों वर्गों के बीच में जो जातियाँ पनपी, जो जातियाँ विकसित हुई, वही तो संकर जातियाँ हैं, ठीक है। प्राचीन काल में अनुलोम प्रतिलोम विवाह जो हो रहे थे, अनुलोम प्रतिलोम विवाह की वजह से संकर जातियाँ भारत में बनी, और उन संकर जातियों को जो समाज में स्टेटस देने का प्रयास किया गया, उन्हीं संकर जातियों की वजह से भारत में इतने जाति वर्ग बन गए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि महिलाओं की स्थिति किस प्रकार से थी। तो प्रभावती गुप्ता का जो अभिलेख था उसने दंगुन गांव को इस तरह से यहाँ पर लेख दिया कि उसको गाँव में गाँव को दान कर दिया गया है, और किसको दान किया गया है कि आचार्य चनाल स्वामी को दान किया गया है, और वहाँ के जो लोग हैं उस आचार्य चलान स्वामी को कर देंगे, और कौन कौन से कर से छूट दिया गया है ये इसमें इसका वर्णन जो है यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो अभिलेखों के द्वारा बताई जा रही थी, और वहाँ पर अभिलेख इस तरह से लिख कर रख दिए जाते थे कि कालांतर में अगर कोई जो व्यक्ति है वो समाज से भटकने का प्रयास करे, वहाँ पर कर की को राजस्व देने से मना करे, तो उस जो शिलाखंड है उसको दिखाया जाए किस प्रकार से चीज़ें इस शासक के द्वारा की गई थी, तो तुमको यह देना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर भूमिदान की जो चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो जो भूमिदान की प्रथा है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भूमिदान दिया गया कि जो राजाओं के द्वारा समाज में नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, और कुछ चीज़ें जो हैं कि भूमिदान से भी अलग थी, जो राजा के स्वतंत्र से राज्य से स्वतंत्र थे। जैसे आप देखेंगे कि राजाओं के जो नियंत्रण से स्वतंत्र थे, जिसमें पशुपालक है, संग्राहक है, शिकारी है, मछुआरे हैं, शिल्पकार हैं। जब शिल्पकार शिकारी जो होते थे वो घुमक्कड़ जाति के थे, यानी कि आज यहाँ रहे और कल वहाँ रह चले गए, ठीक इस तरह से थे। और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले जो लोग थे, इस तरह से लोग जो हैं राजा के जो राज्य हैं उससे स्वतंत्र होकर, गाँव से स्वतंत्र होकर रहते थे, ठीक। तो इन पर जो किस प्रकार से नियंत्रण किया आप लोग इसको सोच कर देखिए कि राजा ने इन पर नियंत्रण करने के लिए क्या किया। और जाहिर सी बात है कि जो ये लोग हैं, इन लोगों से कर की वसूली की गई थी, ठीक है। हमने अभी बताया कि ब्राह्मणों को छोड़कर, जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया, उनसे कर राजस्व की वसूली नहीं की गई, लेकिन जिसको अन्य ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य लोगों को भूमि दान दिया गया, उनसे राजस्व की वसूली की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर ये अध्याय आप देखेंगे कि इस अध्याय का यह टॉपिक भी पूरा समाप्त होता है। हमने पूरे एक विकास क्रम को आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। आप लोग उसे न्यूट्रल होकर समझिए और किस प्रकार से विकास हुआ है उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आएगा, और आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए, हर एक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, और ये देखने का प्रयास कीजिए कि भारत में किस प्रकार से समाज का डेवलप हुआ, और हमने आप लोगों को एक किस प्रकार से समाज का निर्माण होता है, और किस प्रकार से वहाँ पर राजाओं का चित्रण किया गया है, और किस प्रकार से चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं, वो सारी चीज़ें बात किया। और महिलाओं की स्थिति भी हम धीरे धीरे इसको भी लेकर चल रहे हैं, और वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे आप लोग महिलाओं का जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर आप लोग एक अच्छा लेख, एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। तो उन सारी बातों को हमने आप लोगों को बता रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है किस प्रकार से विकास कर रहा था, और किस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो वहाँ पर आप एक आंसर अच्छा लिखने के लिए वहाँ पर महिलाओं के अगर दे रहा है
महिलाओं के बारे में लिखने के दे रहा है, तो आप वहाँ पर एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राचीन काल में चीज़ें देखने को मिल रही थी, कि महिलाओं की स्थिति अच्छी भी थी कहीं-कहीं, और वहाँ पर कहीं-कहीं शासिकाओं के बारे में भी वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक। और यहीं पर आप देखेंगे कि जो महिलाओं की स्थिति है उत्तर भारत में भी, कश्मीर में देखेंगे कि रानी दिद्दा हैं, उन्होंने भी कश्मीर में शासन किया था। तो मध्यकाल में रज़िया सुल्तान की बात की जाती है, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, उसके बारे में भी बात की जाती है। और कालांतर में आप देखेंगे कि जो अंग्रेज़ों का शासन है, वहाँ पर बहुत सारे आप देखेंगे कि जो जमींदार वर्ग हैं, उनकी पत्नियों ने जमींदारी वर्ग को चलाया था। तो इस तरह से चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। आप मान के चलिए कि जो महिलाओं की स्थिति कहीं-कहीं अच्छी भी है किसी क्षेत्र में, और कहीं-कहीं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दयनीय देखने को मिलती है। ठीक है? तो इस प्रकार से चीज़ें सोचने का प्रयास कीजिए कि जो महिलाओं का उत्थान है, महिलाओं को ग्रामीण समाज में जो उत्थान है, वो पुरुषों के द्वारा ही किया गया है, और पुरुषों के जो द्वारा किया गया उनमें महिलाएँ भी शामिल हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को आप लोग सोचने समझने का प्रयत्न कीजिए, और पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, आप लोगों को बेसिक नॉलेज क्लियर करेगा, और एनसीईआरटी जो है कि आधार प्रदान करेगी कि किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को किस प्रकार से समझना चाहिए और किस प्रकार से उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को सही दिशा निर्देशन और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोग, जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है? तो आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले शानदार तरीके से। ठीक है? तो अपनी तब तक के लिए धन्यवाद।